सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी को पता है सीटेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं आपको इतिहास के 2 से 3 टॉपिक इसी वीडियो के माध्यम से कवर करा दूंगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री 7th के है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से पेपर में 50 से अधिक क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपको तवारीख के लेखकों के बारे में बताऊंगा। रजिया सुल्तान, मिन्हाज ए सिराज, इक़्तिदार या मुक्ति, मुगल साम्राज्य, सैदायात प्रथा, मनसबदार व्यवस्था, अकबर की नीतियां, अकबरनामा, इन सभी टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। और इन टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन क्वेश्चन को भी एक बार में ही आपको करा दूंगा। कंप्लीट आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यह टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में 5 नंबर आपको दिला सकता है, क्योंकि 2 से 3 तो यहाँ से बनेंगे, 1-2 आपके पेडागोजी के भी पूछ सकता है। इसलिए यह वीडियो सभी को देखना अनिवार्य है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी बताऊंगा। जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, आप सभी को पता होगा सीटेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम तो है नहीं। अगर आप लोगों के पास 4 से 5 दिन का टाइम है एसएसटी में, तो भी आप लोग 60 नंबर की कंप्लीट तैयारी कर लोगे मात्र 4 से 5 दिनों में। आप लोग मेरे इन नोट्स को लेकर के, नोट्स में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी मिलेगी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, एसएसटी, पेडागोजी, कंप्लीट 60 नंबर का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। और पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन भी इन्हीं नोट्स में मिल जाएंगे, ताकि एक नज़र में आपका पूरा रिवीजन भी होता हुआ चला जाएगा। तो इन नोट्स को आप लोग ले सकते हैं। कैसे लोगे? तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9696400597। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हो। नोट्स का प्राइस 199 199 रुपये है। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। टू द पॉइंट मैं बात करूँगा पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ। दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, तारीख या तवारीख के लेखक को सबसे पहले समझते हैं, जहां से पेपर में तमाम क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तारीख या तवारीख के लेखक क्या थे, इनका काम क्या था, ये कहां पर रहते थे? इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में फारसी में लिखे गए हैं। इतिहास को ही तारीख या तवारीख बोलते हैं। तारीख क्या है? एक इतिहासकार, इतिहास का नाम है। जैसे इंग्लिश में इतिहास को हिस्ट्री बोलते हैं, उसी प्रकार इतिहास को फारसी में तारीख या तवारीख के नाम से जानते हैं। उनको लिखने वाले उनके लेखक कहलाते हैं, जो कि सुल्तानों के शासनकाल में ये रहा करते थे और इनको फारसी भाषा में इन्होंने लिखा है। और जो तवारीख के लेखक थे, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, सुशिक्षित थे। घटनाओं का वर्णन करते व शासक को प्रशासन की सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन पर बल देते थे, न्याय संगत शासन पर बल देते थे। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है तवारीख के लेखक के बारे में, जो आपको समझ लेना उपयोगी रहेगा। पहला पॉइंट, तवारीख के लेखक नगरों, विशेषकर दिल्ली जैसे नगरों में रहा करते थे। गांव में शायद कभी भी रहते हों, गांव में शायद रहे हों, ये हो नहीं सकता है, ठीक, कभी रह सकते हैं, लेकिन विशेषकर नगरों में रहे। ये पॉइंट ख्याल में रख लेना कि वो नगरों में रहे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वे अक्सर इनाम पाने के लिए इतिहास लिखते थे। इनाम पाने के लिए इतिहास लिखते थे, पुरस्कार पाने के लिए इतिहास लिखते थे। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा, लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, कुछ सहमत होते थे, कुछ नहीं सहमत होते थे, क्योंकि वो जन्म अधिकार की व्यवस्था पर बात करते थे, लिंग भेद पर बात करते थे। महिलाओं को अधिकार नहीं देते थे, बल्कि पुरुषों को अधिकार देते थे। समझ गए आप लोग लिंग भेद को? तो ये पॉइंट है। मैंने अभी तक क्या बताया आपको? तवारीख के लेखकों के बारे में यहाँ पर बताया। अब इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए होंगे, उनको एक नज़र में आपको फटाक से कराने का प्रयास करता हूँ। तो मैं क्वेश्चन को ढूंढ लेता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन भी, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, नहीं होते थे, कुछ सहमत होते थे, कुछ नहीं होते थे। इसलिए क्या हो जाएगा? ए सही है, बी गलत है, क्योंकि उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ये जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आपका जवाब हो जाएगा पहला वाला, ए सही है और बी गलत है। उसके बाद ये देखो तवारीख के लेखक के बारे में। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में नहीं लिखा गया। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, इनको फारसी में लिखा गया। पहला इसलिए गलत, पहला गलत, पहला गलत,
पहला गलत, सेकंड और थर्ड जवाब हो जाएगा। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली जैसे। वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों से ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। ये बात करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है बताओ। ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखा गया, उर्दू में नहीं लिखा गया, ये फारसी में लिखा गया। तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे, शायद नहीं नगरों में रहे, वो विशेषकर नगरों में रहे। शायद आ गया, शायद अगर गांव में लिखा होता तो इसको सही कर सकते थे, तो बी गलत है। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत पर बल देते थे, ये थर्ड जवाब हो जाएगा। लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं, ये तो इनाम पाने के लिए ही लालायित थे, तो नहीं के कारण ये गलत हो गया आपका, तो सी जवाब है। तो पेपर में कंफ्यूज करने के लिए कहीं उर्दू लिखेगा, कहीं फारसी लिखेगा, कहीं शायद लिखेगा, गांव की जगह शहर लिख देगा, नगर लिख देगा, तो ऐसे ऐसे कंफ्यूज करेगा आपको। इसलिए कहता हूँ अच्छे से पढ़ो, कम टाइम है आपके पास। अब देखो यह किसने लिखा कि ये कहाँ में चला गया, ये तो मैंने अभी बताया भी नहीं। चलो इसको बता दूं, वीडियो अपनी तीव्र गति से ही चलेगी, ठीक। अब देखेंगे रजिया के बारे में। 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस दौरान इतिहासकार था मिनहाज ए सिराज। मैंने चैप्टर के पहले चैप्टर में आपको बताया था मिनहाज ए सिराज के बारे में, जिसने क्या कह दिया, जिसने 13वीं सदी में क्या बोल दिया, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कर दिया था उत्तर भारत के लिए, ठीक। वही मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार कर लिया कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य व सक्षम थी, फिर भी वह रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया रजिया को। रजिया योग्य थी अपने भाइयों से भी। ये किसने कहा? मिनहाज ए सिराज ने यह कहा। इल्तुतमिश की बेटी थी। उसके बाद मिनहाज ए सिराज के विचार रजिया के बारे में। तो मिनहाज ए सिराज का यह कथन है, इसको समझो। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? तो मिनहाज ए सिराज रजिया के बारे में कहता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा मर्दों की सूची में नहीं आता है, कि रजिया को इतना आपने शानदार बना दिया है ना, लेकिन वो मर्दों की सूची में नहीं आता है, तो इसका फ़ायदा क्या? आखिर उसे हासिल इससे क्या हुआ? मिनहाज के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। मिनहाज के अनुसार है कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों में अंकित करवाया कि वह इल्तुतमिश की बेटी है। क्या अंकित करवाया? इल्तुतमिश की बेटी है। उसके बाद काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में पुरुषों जैसा नाम लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और आप लोग भी पेपर के वक्त भ्रम पैदा कर लेते हो यही वाले क्वेश्चन में, भ्रम वाले में। तो रुद्रमा देवी ने भ्रम पैदा किया है पुरुष होने का भ्रम, ना कि रजिया ने सिर्फ अपने पिता का उल्लेख किया है, ठीक, समझ गए। कश्मीर की रानी दिद्दा, उसका नाम दीदी से निकला। अब रजिया के बारे में जितने क्वेश्चन होंगे उनको फटाक से देख लेते हैं, करा देते हैं आपको। अब ये देखो क्वेश्चन आ गया, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य व सक्षम थी? मिनहाज सिराज ने यह लिखा, 2014 में आया। उसके बाद कथन कारण में है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। नहीं, ये पुरुष भ्रम पैदा किया रुद्रमा देवी ने पैदा किया है, करेक्ट, जो कि काकतीय वंश की रानी है, काकतीय वंश की है, ठीक। पहला गलत है। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये करेक्ट है, पुरुषों को श्रेष्ठ बताया तवारीख के लेखकों ने। उसके बाद पूछ ही लिया आखिर खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं सदी में किसके लिए लिखा गया था? तो यह रजिया के लिए लिखा गया था। और लिखा किसने था? मिनहाज ए सिराज ने यह कथन लिखा, रजिया के बारे में लिखा। एक और क्वेश्चन है, देखते ही रहो आप लोग। मिनहाज ए सिराज रजिया सुल्तान के समय के इतिहासकार माना जाता है। रानी का शासन समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध था, ये करेक्ट उसने लिखा है। और कहा है रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। बिल्कुल भी नहीं पैदा किया, ये मैंने आपको बता दिया। रुद्रमा देवी काकतीय वंश की थी, उसने किया। तो ए सही है, बी गलत है, पहला करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा आपसे।
दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल की कौन सी भाषा है? आप कहोगे फारसी है, उर्दू, हिंदी, ये अरबी नहीं है, फारसी है। ठीक, अब मैं आगे बात करूंगा जहां से मैंने थ्योरी छोड़ी थी। यहां पर आ जाते हैं। यहां पर खलजी और तुगलक वंश का प्रशासन। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान इल्तुतमिश सामंतों जमींदारों के स्थान पर गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करता था। और देखो, आपको पता है कि आरंभिक दौर में मैंने आपको बताया सामंत, महामंडलेश्वर ये नियुक्त किए जाते थे। लेकिन दिल्ली के आरंभिक सुल्तान इल्तुतमिश आ गया, इन्होंने सामंतों जमींदारों को नहीं नियुक्त किया, इनकी जगह इन्होंने गुलामों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये गुलामों को पसंद करते थे। और उस दौरान गुलाम का एक फारसी शब्द है वंदगा। वंदगा, इन गुलामों को फारसी में वंदगा कहा जाता है। ये पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर रहते थे। सुल्तान इन पर पुत्र से बढ़कर विश्वास करते थे। इन्हें बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तो आपने क्या समझा? आपने यहाँ पर समझ लिया वंदगा, जो कि गुलाम है और फारसी में है, इसको वंदगा कहेंगे। मालिक पर निर्भर हैं, पुत्र से बढ़कर विश्वास करता है राजा, इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। अब बंदगाह से ही क्वेश्चन ढूंढ के आपको बताऊंगा, फिर मैं आगे बात करूंगा। अब देख लो भाई, बंदगाह से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। ये है क्वेश्चन, ये देखो। दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय वंदगान के बारे में कौन से कथन है? विचार करें, उत्तर दें। 2016 में वंदगान विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ये बात कैसी हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद वंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे। विश्वास कर सकते थे, ये बात गलत है। ये बात गलत कर दी ना, ये सही है भी गलत है। उसके बाद ये देखो, वंदगा शब्द मध्ययुगीन काल में किसके लिए उपयोग में किया जाता था? गुलाम या दासों के लिए प्रयोग किया जाता था। 3-4 क्वेश्चन पेपर में बंदगा या गुलाम से पूछे गए हैं। ठीक है ना। अब इक्ता को समझो। इक्ता, जिस इलाके में सूबेदार को नियुक्त किया जाता था वह इलाका इक्ता कहलाता था। इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्ता या मुक्ति कहा जाता था। तो इक्ता एक इलाके का नाम है। इलाके में जिस व्यक्ति या जिस सूबेदार को नियुक्त कर दिया जाएगा वह इक्ता कहलाएगा, और व्यक्ति को इक्तादार कहेंगे या मुक्ति कहेंगे। अब मुक्ति और इक्तादार को समझो, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन खूब आया करते हैं। खलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्ता या मुक्ति कहे जाते थे। अभी मैंने आपको बता भी दिया। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे, है ना। इनको वेतन नहीं मिलता था, सैनिक सेवाओं के बदले इनको वेतन नहीं मिलता था, ये राजस्व की वसूली कर लेते थे। राजस्व की रकम से अपने सैनिकों को भी तनख्वाह यही लोग दिया करते थे। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें इक्ता थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। उनका पद वंश परंपरा से नहीं चलता था, थोड़े समय के लिए मिलता था, फिर इनको भगा दिया जाता था या इनको दूसरा जगह दे दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन में नौकरी के इन कठोर नियमों का पालन किया जाता था। उसके बाद मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब रखने के लिए लेखा अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। ठीक, तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। क्वेश्चन कराऊंगा अभी। इब्न बतूता मोरक्को, अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया। इसकी पुस्तक का नाम या किताब का नाम, बुक का नाम रेहला है। रेहला इब्न बतूता की किताब का नाम है। सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में इसने बताया है इब्न बतूता ने। अब क्वेश्चन मुक्ति पर। मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। करेक्ट, क्योंकि इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति द्वारा निर्धारित कर वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तो दोनों बातें करेक्ट आपकी हो जाएंगी। उसके बाद इक्तादार और जागीरदारों के विषय में कौन सा सही है? ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों या सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन काल में दिए जाते थे। ये पहला जवाब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद खलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों और सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया, जिन्हें
मुक्ति या इक्तादार कहा जाता था। इक्तादार या मुक्ति इनको कहा जाता था। इक्तादार या मुक्ति का कार्य क्या है? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, राजस्व वसूली करते थे, इसी से सैनिकों को वेतन भी दिया करते थे, मैं आपको बता चुका हूँ। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन ने शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली का कार्य अपने नियंत्रण में ले लिया। अब ये सब खत्म कर दिए गए, इक्तादारी फलाना ढिकाना सब खत्म। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी आया ना, वसूली और भू राजस्व नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया, बल्कि उन्हें स्वयं कर चुकाने को बाध्य कर दिया। लो भैया, खतरनाक आ गया अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले सामंत कर वसूलते थे, जैसे ही अलाउद्दीन आया सामंतों को भी इनसे कर का अधिकार तो छीन लिया, उल्टा बल्कि उन्हें स्वयं कर चुकाने को बाध्य कर दिया कि तुम भी चुकाओ, मुझे कर दो। उस समय 3 प्रकार के कर थे। एक कर था आपका कृषि पर कर, जिसे खराज कहा जाता था। मवेशियों अर्थात जानवरों पर और घरों पर कर। ठीक। अब सुल्तानों का नियंत्रण समझो। सुल्तानों का नियंत्रण कहाँ था? उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था, क्योंकि उपमहाद्वीप बहुत बड़ा है। ये उपमहाद्वीप, यहाँ पर इनका नियंत्रण था ही नहीं। दक्षिण में ये दिल्ली वाले क्षेत्र में शासन करते थे, उत्तर भारत में। अब समझो आगे, दक्षिण भारत की बजाय नहीं विजय है, दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने अपना शासन जमा लिया वहाँ पर भी, गंगा के मैदानी इलाकों में भी। और दक्षिण भारत सुल्तानों ने विजय किया, उसके बाद वहाँ वह क्षेत्र फिर स्वतंत्र हो गया, तो वहाँ पर भी नियंत्रण नहीं कर पाए। गंगा मैदानी इलाके में भी नियंत्रण नहीं कर पाए, क्योंकि सेना के लिए वहाँ बैठने के लिए अक्षम सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए वहाँ पर सरदारों ने शासन कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते, पर वह थोड़े समय के लिए जमा पाते। ठीक। चंगेज खान ने 1219 में ईरान में ट्रास आक्सासियान आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला कर दिया। पॉइंट है, फैक्ट है। अब देख लेते हैं क्या है जवाब, क्या है क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। अनाज को शहर तक बाजारों में ढोने के लिए बंजारों का इस्तेमाल अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, बंजारों का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट टॉपिक में इसका उल्लेख किया जाएगा। ठीक, इसको भी समझो या इसको आप लोग पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तिथि है यहाँ पर, तिथि आपके सामने है, किसने कब तक शासन किया। तो यहीं पर इस टॉपिक को करेंगे द एंड। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की। अब यहाँ पर बात करेंगे मुगल काल की, 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। तो सबसे पहले हम मुगल कौन थे इनको समझा दूंगा आपको। मुगल कौन थे? हु इज मुगल? मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान से थे ये। तो माता की ओर से वे कहाँ से थे? मंगोल शासक चंगेज खान से थे। पिता की ओर से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। वो पिता वाले को ज़्यादा अच्छा गर्व महसूस करते हैं पिता की ओर से, माता की ओर से गर्व अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि चंगेज खान ने बहुत लोगों की हत्याएं की, आपको पता है ना, नरसंहार से जुड़ा, इसलिए गर्व का अनुभव नहीं करते हैं। पिता की ओर से भी गर्व का अनुभव करते हैं। अब इसको समझो। मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्ति के मृत्यु से संबंधित हैं। तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते हैं पिता की ओर से, क्योंकि इन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सिंपल सी बात, अब खत्म हो गई बात। अब मुगल सैन्य अभियान को समझो। पहला मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 में, जब 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकारी बना था, तब उम्र उसकी 12 वर्ष की थी। मंगोलों के आक्रमण के कारण इसे गद्दी इसको छोड़नी पड़ी। कहाँ की? परगना की। बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया लोदी को हराने के बाद। इस युद्ध में पहली बार उसने तोप, गोला, बारूद का इस्तेमाल किया। कहाँ पर? पानीपत के पहले युद्ध में। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, पानीपत। ठीक, तो उसी में गोले, बारूद, तोप का इस्तेमाल किया गया।
उसके बाद समझो सहदायाद प्रथा क्या है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है। मुगल जो थे वो ज्येष्ठाधिकार की प्रथा को नहीं मानते थे, विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होता था। ये मानते थे सहदायाद प्रथा। मुगल उत्तराधिकारों की सहदायाद प्रथा अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। इसको बोलते सहदायाद प्रथा। अब सहदायाद प्रथा से क्वेश्चन देखो, फोर्थ राइट है, सभी पुत्रों के बीच में विरासत का विभाजन कर दिया जाता था, यही थी सहदायाद प्रथा। उसके बाद दूसरा है प्रकार का, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थीं? ज्येष्ठाधिकार पर आधारित नहीं थीं, ये थी सहदायाद का नियम पर आधारित आपकी थीं। प्रतिस्पर्धा पर भी नहीं थी, पक्षपात पर भी नहीं थी। करेक्ट आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे प्रकार से पेपर में आया, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो उत्तराधिकार में सहदायाद प्रथा को अपनाते थे। करेक्ट आपका पहला हो जाएगा। अब देखो, मुगलों के साथ अन्य शासकों के संबंध क्या थे? मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। कई शासकों ने स्वेच्छा से सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। राजपूतों ने अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद भी प्राप्त कर लिए। मुगल शासकों के साथ राजपूत शासकों ने अपनी पुत्रियों का भी विवाह किया। अब देखो आगे क्या होता है। अब देखो, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने मुगल सत्ता स्वीकार नहीं की। जब वे मुगलों से हारे तो सम्मानीय व्यवहार किया। उनकी जागीरें वतन के रूप में वापस कर देंगी। किनकी? मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों की। इन्होंने सत्ता जब ही हार गए तो है ना, स्वीकार कर ली हार, फिर इनकी ये वतन जागीर इनको वापस दे दी गई। यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया, किनकी वतन जागीर वापस कर दी गई? वही क्वेश्चन देख लेता हूँ, देख तो लेता हूँ मैं, मिल जाए तब ना। मिल गया। अकबर ने निम्नलिखित में से सरदारों को वतन जागीर दी? सिसोदिया राजपूत को दी। अब देखो, जुलाई 2024 में यह क्वेश्चन आया है। उसके बाद जुलाई 2024 में फिर पूछ लिया गया। कभी कभी एक चैप्टर से 2 से 3 भी क्वेश्चन बन सकता है, अभी मैं आगे आपको करा दूंगा। ठीक, समझो मनसबदार क्या है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी सरकारी पद मिल जाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी क्रम व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन एकताओं के समान ही थी। मुगलों की आमदनी का साधन किसानों की उपज से मिलने वाला कर था। मुगलों की आमदनी का सोर्स क्या था? किसानों का जो कर था, किसानों से मिलने वाला कर था, वही महत्वपूर्ण था। यहाँ पर मनसबदार आपने समझ लिया है ना, एक व्यवस्था है जिस पर पद मिल जाता था लोगों को, पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था। ठीक, उसके बाद जब्द क्या है? जब्द प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्द कहा गया। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्द व्यवस्था कहा गया। जब्द व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात, बंगाल में संभव नहीं हो पाया। तो निरीक्षण कहाँ नहीं हो पाया? गुजरात में नहीं हो पाया, बंगाल में नहीं हो पाया और सभी जगह हो पाया। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने ब्लैक कलर से इसलिए लिखा है। ठीक, समझ गए आप लोग जब्द व्यवस्था क्या है? सूची बनाई जाती फसलों, वो क्या किसकी बनाई जाती? फसल की। हाँ, और राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था है उसको ही जब्द बोला जाता है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर अभी तक क्या बताया? मनसबदार शब्द बता दिया, मुगलों द्वारा चलाई गई व्यवस्था है जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। किस पर निर्धारित था? जात की संख्या पर निर्धारित था। अब जात क्या है? जात की संख्या जितनी अधिक होती है, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती है। ठीक, उनका वेतन भी उतना ही अधिक हो जाता है। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते थे। पद, वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर था, जात की संख्या पर था। अब क्वेश्चन पेपर में आया है ना, इसलिए मैंने लिख दिया। दिसंबर 2024 में मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। करेक्ट,
यह श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट है। मनसबदार मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था, पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व दिए जाते थे। मनसबदारों के सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। ये बात क्या सही है या गलत है? यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पद वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर पद वेतन का निर्धारण, यहाँ पर लिखा सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण, पद वेतन होना चाहिए, इसलिए गलत है जात, कि पद वेतन का निर्धारण था ना कि सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण था। सैन्य उत्तरदायित्व मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार घुड़सवार रखने पड़ते थे। घुड़सवार, ये घुड़सवार होना चाहिए, घुड़सवार यहाँ पर लिखा होना चाहिए, ठीक, घुड़सवार ना कि जात। जात एक पद वेतन की व्यवस्था है, सैन्य उत्तरदायित्व आपकी घुड़सवार उतने ही रखने चाहिए थे, इसलिए बी गलत है ना, बी गलत हो आपका हो जाएगा। अब देखो, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग सूची बनाएगी तो उसे जब्द कहेंगे। राजस्व वसूलने का एक तरीका। मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण क्या था? साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों सेवा में संयोजित करने के लिए, क्योंकि इलाके बड़े थे इसलिए। अब अकबर की नीतियां हैं, नज़दीक से एक नज़र डालकर देखेंगे। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर से निर्धारित किए गए थे। इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की किताब अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक को सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों कार्यों का निर्वाह करते थे। तो अकबरनामा किताब में जिक्र किया गया है कि जो सूबेदार था, सूबेदार का काम क्या था? राजनैतिक और सैनिक, ये दो कार्य थे। यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन आया है। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार अन्य अफसरों का भी सहयोग प्राप्त था। बख्शी क्या था? बख्शी था सैनिक वेतनाधिकारी का नाम था। सदर क्या था? धार्मिक धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री का नाम था। फौजदार क्या था? सेना नायक था। कोतवाल कौन था? नगर का पुलिस अधिकारी था। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आए हैं, मैं अभी आपको करा दूंगा। उसके बाद एक पॉइंट समझो, अकबर की एक नीति जिसको क्या बोलते हैं? सर्वत्र शांति का विचार। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों, रोमन कैथोलिक जो थे, जरसुस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा कर दी। ये चर्चाएं इबादत खाने में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बन गई कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। कट्टर क्यों होते हैं? जैसे ईसाई पादरी है तो वो ईसा की बात पर बल देगा और बाकी सभी धर्मों को नकारेगा। कृष्ण वाला होगा तो वो कृष्ण की ही बात करेगा, राम वाला होगा तो राम की ही बात करेगा, बाकी सभी को नकारेगा, है ना। जो धर्म का होगा, मुस्लिम होगा तो अपने अल्लाह की बात करेगा, बाकी धर्म को नकारेगा, उसकी दूसरे की बुराई करेगा। तो ऐसा अकबर ने देख लिया, तो इसलिए अकबर की समझ बन गई कि ये जो व्यक्ति है ना, ये धार्मिक, ये अपने अपने धर्म की बात बिखेरते हैं, ये विद्वान धार्मिक रीति और मताधानता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती हैं। बिल्कुल पैदा करेंगी। कोई ईसाई है पादरी, वो आपको बताएगा और बाकी समाज में सभी वर्ग के लोग हैं, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, तो उसमें असमंजस और विभाजन पैदा हो ही जाएगा। तो अकबर को पता चल गया कि इन लोगों को हमने बुलाया है, सभी धर्मों के इन पंडित, पुरोहित, मौलवियों, पादरियों को बुलाया है, तो ये क्या है? ये कट्टर हैं। इनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन करेंगी, आज असमंजस पैदा करेंगी। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। तो इसने सब कुछ त्याग दिया, सभी धर्म को हटा दिया, तो इसने सर्वत्र शांति का विचार अपना लिया। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती, अपितु इसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद एक पॉइंट समझ लो, फिर मैं आगे आपसे बात कर ही लूँगा। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन की दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। अबुल फजल जो कि अकबर का मित्र था, दरबारी कवि था, शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। जहांगीर और शाहजहां ने भी
सर्वत्र शांति के विचार को अपनाया, सुलह एक कुल के विचार को अपनाया। अब उससे जुड़े क्वेश्चन, सुलह एक कुल के बारे में सत्य बताओ, यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था, करेक्ट। इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शाने का प्रयास भी किया गया था, करेक्ट। शासन के इस सिद्धांत जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया, गलत है, इन्होंने पालन किया, अभी मैंने बताया। विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था, ये तो गलत है, ऐसा उसने बिल्कुल छोड़ दिया विभाजन को। अब देखो, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने सुलह कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया, करेक्ट। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधानता पर बल देते हैं वो अक्सर कट्टर होते हैं, तो दोनों बातें आपकी करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने अपना लिया। अब मैं आपको ये वाला बता रहा था, ये वाला समझो, बख्शी कौन है? सैनिक वेतनाधिकारी। क्या बख्शी है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सद्र, धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री का नाम है। इक्तादार, ये कोई सैन्य कमांडर नहीं है, इक्तादार ये वसूलता था आपका, एकताओं में एक नियुक्त किया कर दिया गया था, है ना। ये सैन्य कमांडर, सेना नायक लिखा होता तो सैन्य कमांडर कर सकते थे, फौजदार लिखा होता तो कर सकते थे। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता, ये करेक्ट। सी आपका गलत है, ए बी डी यहाँ पर करेक्ट मैच दिए गए हैं। उसके बाद अकबर के सर्वत्र शांति का विचार उदय हुआ क्योंकि उसे विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों में रुचि थी। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने बढ़ाया? अकबर। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था? मैंने बताया भूमि कर, जो किसानों से कर वसूला जाता था, भूमि से उपज का कर, वही स्थिरता का आधार था मुगल काल का। दिल्ली की सल्तनत भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? भीतरी सीमाओं की नीति थी वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण। उसके बाद टोडरमल की बात करूं मैं, टोडरमल, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों, भूमि का सर्वेक्षण किया। तो टोडरमल कौन था? वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री था अकबर का। अब उसके बाद अकबरनामा ग्रंथ बड़ा ही फेमस है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल अकबर का मित्र व दरबारी लेखक था, अबुल फजल ने की थी। अब आगे अकबरनामा को समझो। यहाँ पर अकबरनामा को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है। 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वज, पहली में क्या है? अकबर के पूर्वज हैं। दूसरे पार्ट या दूसरी जिल्द में शासन की घटनाएं आती हैं दूसरे पार्ट में। तीसरी जिल्द या तीसरे पार्ट को आईने अकबरी के नाम से जाना गया है। समझ गए? पहले में अकबर के पूर्वज, दूसरे में अकबर की शासन की घटनाएं, तीसरे में आईने अकबरी। अब आईने अकबरी में क्या क्या आता है उसको भी समझा दूं। आईने अकबरी, अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, पद, वेतन, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल का ब्यौरा, लोगों की परंपराएं, संस्कृति का वर्णन, इसमें विविध प्रकार की चीज़ें, फसल पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण आता है। यानी कि आईने अकबरी में त्योहार, रीति रिवाज, कीमिया, दर्शन, सांख्यिकी, राजस्व, पद, वेतन, भूगोल, परंपराएं, संस्कृति, फसल पैदावार, कीमत, मजदूरी, सब कुछ आ जाता है आईने अकबरी में। ठीक। राजपूतों के मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी। अकबर नहीं, अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी जहांगीर की मां, और मारवाड़ शासक की पुत्री थी शाहजहां की मां। अब ये देखो, जो अभी मैं आपको बता रहा था आईने अकबरी के बारे में, आईने अकबरी ये कौन सा पार्ट है भैया? ये तीसरा पार्ट है, अकबरनामा का है। ये अकबरनामा का दूसरा नहीं है, तीसरा है। ये अकबरनामा के शासन की घटनाएं तो दूसरे में बताई जाती हैं, मैं बात कर रहा हूँ तीसरे पार्ट की। लोगों की परंपराओं, संस्कृति का विवरण करेक्ट, बहुत सी सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण देती, करेक्ट। सी और डी इस क्वेश्चन के राइट जवाब आपके हो जाएंगे। उसके बाद आईने अकबरी से क्वेश्चन फिर पूछा गया है, तो तीसरा है जवाब आपका कौन सा? यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। पूर्वज का वर्णन पहले पार्ट में आता है, शासन की घटनाएं दूसरे पार्ट में आती, परंतु आईने अकबरी खुद ही तीसरा पार्ट है। अब तीसरे पार्ट की बातें मिसमैच हो रही ना यहाँ पर। ये मिर्जा हाकिम के द्वारा नहीं लिखा गया, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा यह लिखा गया है।
अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार क्या था? राजनीतिक और सैनिक कार्य था। ठीक, यहाँ पर ये व्यक्ति दी गए हैं और क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। मुगल सम्राट बाबर को समझो, फटाक से 2-3 मिनट में समझा देता हूँ। बाबर 1525 से 1530। 1525 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी व उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानुआ में राणा सागा राजपूत शासकों और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी के राजपूतों को हराया। अपनी मौत से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित इसने कर दिया। उसके बाद हुमायूं को समझो। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। दूसरा, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। ये इमारत है ये वाली, इसमें मौत हो गई उसकी। अब अकबर को समझो, फटाक से ही समझाऊंगा, ज़्यादा वक्त तो लूँगा ही नहीं मैं। अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बन गए। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित कर दिया गया। 1556 और 1570 के बीच में अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा गोंडवाना अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोहियों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ये आ सकता है पेपर में क्रम से लगाने के लिए, इसलिए इनको पढ़ लेना तिथियों को। फिर उसके बाद 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। अभियान के बाद उसने पूरब में बिहार बंगाल उड़ीसा पर अभियान चलाए। 79-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने जटिल और कर दिया। 85 और 1605 के बीच में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया। कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मौत के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। मिर्जा हाकिम कौन था? अकबर का भाई था, सौतेला। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक, अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अब जहांगीर को भी समझा दूं आपको। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास जो असफल रहे। ठीक, अब बात करेंगे शाहजहां, जिसने ताजमहल का निर्माण कराया, है ना। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया, वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकों समेत उसके तीनों भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। ठीक, शाहजहां के पुत्र में एक औरंगजेब था, इसने अपने भाइयों को मार दिया और अपने बाप शाहजहां को कैद कर दिया। उसके बाद औरंगजेब आ गया। औरंगजेब देखो 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम यूफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली
मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद मुगलों के विरुद्ध पुनः शासन अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। उसके बाद अकबर के विद्रोह के बाद औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में अकबर नहीं औरंगजेब ने दक्कन में मराठों और छापामार पद्धति का उपयोग किया। यहाँ पर पॉइंट समझो, 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों और छापामार पद्धति का उपयोग किया। ठीक, औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों और उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए। तो यहीं तक था यह टॉपिक, जो मैंने आपको बेहतरीन ढंग से यहाँ पर समझा दिए हर चीज़ों को।